नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले पास्ट में हमने जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, आशा करते हैं कि आप वॉच किए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे और पीडीएफ से प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस का जो है आज अंतिम रेस्ट दिन है, कल से एग्जाम स्टार्ट है, तो मैं एनालिसिस वाली वीडियो के साथ मिलूंगा एमटीएस में, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न मिल जाती है, सभी प्रश्नों का एक्स्ट्रा डिस्कशन जो है आपको साथ में ही देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, ये आप भी जो है अवगत हो चुके हैं। इससे क्या होती है, तो क्वेश्चन याद रखने में सहूलियत होती है, साथ ही साथ अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो पाते हैं। तो आपको एक जो है मोटिवेट टाइप का फील होता है कि चलो इस टॉपिक से आएगी तो हम कवर कर लेंगे, और हो जाती है कवर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपना फैक्ट्री कब लगाई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आजकल जो है बहुत अच्छे खासे एग्जाम में आ रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मैंने ये प्रश्न रखा है। इनसे जो भी एग्जाम में हाल फिलहाल में क्वेश्चन आए हैं, सभी का डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री डाली थी, ठीक है। अब ये हुगली नदी कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, तो ये बंगाल में है। और ये हुगली नदी बेसिकली किस नदी का पार्ट है, तो आप कहोगे भाई गंगा नदी का पार्ट है। ये गंगा नदी की जो दो धारा में जो बट जाती है पश्चिम बंगाल में जाने के बाद, तो एक धारा आपके इंडिया में ही रह जाती है और एक आपका बांग्लादेश निकल जाती है। तो ये बांग्लादेश वाली जलधारा को पद्मा कहते हैं, और जो इंडिया में रहते हैं इसे हुगली कहते हैं। ये तो हुगली नदी के बारे में था थोड़ा सा, है ना। भारत में विदेशियों को आने का क्रम जो है, ये भी आपके एग्जाम में इसे VVI करके रखें, खास करके CGL को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, है ना, कि भारत में विदेशियों के आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे जी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के रूप में, है ना। इसके अलावा डच आए, है ना, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, माफ कीजिएगा, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये सही क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इस प्रकार से जो है आपका आने का क्रम है। आपके 4 ऑप्शन देंगे, इन्हीं चारों को जो है उल्टा पुल्टा करके आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है विदेशियों को आने का क्रम। अभी अभी हमने कहा कि जो पुर्तगाली आया था, ये आपका कौन आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये वो शख्स हैं जिसे भारत के खोज करने का श्रेय दिया जाता है। 1498 में आया था। एक एग्जाम में पूछा गया था कि वास्को डी गामा सेकेंड टाइम कब आए थे, दूसरी बार कब आए थे। तो दूसरी बार वास्को डी गामा जो है भारत की जो यात्रा है 1502 ईस्वी में किए थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, प्रथम बार 1498 ईस्वी में और दूसरी बार 1502 ईस्वी में। और जब वास्को डी गामा 1498 में आया तो कहां पहुंचा था भैया, तो कालीकट पहुंचा था। कालीकट को आजकल हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। अब जो एक प्रश्न अभी हाल में देखने को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है अंग्रेज कौन थे, सम्राट, मतलब इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, राजा या रानी, मतलब महारानी कौन थे या सम्राट कौन थे, राइट। ये क्वेश्चन अभी देखने को मिला है। इस क्वेश्चन में जो देसी फॉर्म में क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो दोनों एक ही साथ देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले 1600 ईस्वी में होती है, ठीक है। उस समय ब्रिटेन की महारानी की बात करेंगे तो एलिजाबेथ प्रथम थे, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम जो है उस समय के ब्रिटेन में जो है महारानी थी, ठीक है। अभी जो ब्रिटेन के महारानी का निधन हुआ है पिछले साल, ये कौन थी भैया, तो एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु हुई थी, ठीक है। एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु हुई थी। और जो करंट में ब्रिटेन के राजा हैं, वो महारानी नहीं है, अभी जेंट्स बन गए हैं राजा, इनका नाम है चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स, माफ कीजिएगा, चार्ल्स थर्ड, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, करंट में चार्ल्स थर्ड है, जिनकी मृत्यु हुई है, ये एलिजाबेथ सेकेंड है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय एलिजाबेथ प्रथम का शासन चल रहा था, ठीक है। अब तो ये विदेशी वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई राजा और रानी कौन थी उस समय, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे। मुगल बादशाह उस समय कहने का मतलब इंडिया का शासक, है ना, क्योंकि इनके बहुत बड़े भूभाग में जो है इनका एक छत्र राज चलता था, है ना। तो अकबर थे उस समय, ठीक है। अकबर आप जानते हैं कि 1556 में जो पानीपत की सेकेंड लड़ाई हुई थी, आफ्टर दैट इन्होंने जो है गद्दी संभाला था, और ये जो है 1605 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे थे, मृत्यु तक, है ना। तो 1605 के बीच में ना 1600 ईस्वी है जी। तो मुगल
बादशाह अकबर है ना, होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय है ना। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में खोली थी। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज जब अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी तो इसकी परमिशन लेने की मतलब किससे परमिशन लिया था, या फिर किस मुगल बादशाह के समय पहली फैक्ट्री खोली थी। इससे पहले आपने ईस्ट इंडिया कंपनी देखा अकबर के समय, है ना, वो कंपनी था, एक बैठने की जगह मिला था। अब टांग पसारने की जगह जो है 1608 में मिला था, तो ये आपका जहांगीर के समय हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा है। तो 1605 से 1627 के बीच में 1608 है, तो जहांगीर के समय, है ना। याद करना सिखा रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा धीरे चल रहे हैं, है ना। जहां तेज चलने की जरूरत होगा वहां तेज भी चलेंगे, ठीक है। अब जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज आए थे, तो टॉमस रो आए थे। आपसे पूछा जाता है कि टॉमस रो को किसने भेजा था, तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। यानी ये जेम्स प्रथम के जो है राजदूत, है ना, जेम्स प्रथम के लिए काम करते थे। कौन, टॉमस रो। कहां आया था, जहांगीर के दरबार में। डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कहां खेला, ये भी जो काफी बार एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो डच जो है अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में जो है खोला था, ठीक है। इसके अलावा भारत सबसे पहले कौन आया, जैसा कि अभी आपने देखा पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा 1498 में। भारत खोज का भी श्रेय इसी को दिया जाता है, लेकिन ये सबसे पहले आए भी और सबसे बाद में गए भी थे। कौन, पुर्तगाली, है ना। आया भी पहले, आऊंगा पहले और जाऊंगा लेट से, तो ऐसा है पुर्तगाली। अब ये लेट से कैसे गया जरा समझिएगा। भारत का स्वतंत्र हुआ आपका 1947 में, और जो अंतिम रूप से हम आजाद करवाए थे ये था हमारा गोवा, है ना। इनको करवाए थे भैया 1961 में। देखिए आजादी के समय जितने भी विदेशी पावर थे लगभग सभी चले गए थे, है ना। एक जो पुर्तगाली है और जो फ्रांसीसी है, इनको छोड़ के चले गए थे। फ्रांसीसी का भी कहीं कहीं टुकड़ी पे था, है ना, और आपका जो है पुर्तगाली का भी था। तो सब चले गए, लेकिन सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए 1961 में, जब हमने गोवा को जीता था, मतलब ले लिया था अपने अधिकार में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली पहले आया बाद में गया। इसके अलावा जो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो ये आपका रस्किन बॉन्ड है। देखिए किताब से, बुक एंड ऑथर से एक पुस्तक आपको फिक्स, मतलब एक क्वेश्चन आपको फिक्स कर रखा है एग्जामिनर, और मैंने बुक पे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं सभी का जो है आपको पीडीएफ भी दे दिया हूं, और एनिशिएंट बुक वाला जो है प्रश्न मैंने पहले ही वीडियो के दौरान बना दिया हूं, है ना। तो आगे का काम जो है आप देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा बहुत देख के जाइएगा। 2-2.5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर से भी मेरिट बन जाती है भैया, है ना। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तक जो है ये द गोल्डन ईयर्स है, ब्लू अम्ब्रेला है, रोड टू मसूरी है, द गर्ल ऑन द ट्रेन है। ये सभी के सभी पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड की है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो है ये रस्किन बॉन्ड की लेटेस्ट पुस्तक है, पिछले साल वाली, है ना। तो इसीलिए इसे पूछे जाने की संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसके अलावा द कंपनी ऑफ वुमेन, कर्मा, खुशवंत सिंह की पुस्तक है, ठीक है। खुशवंत सिंह की और भी पुस्तक है जो अब नहीं पूछे जाते हैं, पहले रेलवे पूछा करता था, ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान मेल, है ना। यानी पाकिस्तान वाला जो किताब है ये खुशवंत सिंह साहब के द्वारा ही लिखे गए रहते हैं जनरली, है ना। तो दो कंपनी ऑफ वुमेन और कर्मा जरूर याद रखेंगे, ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है। अनफिनिश्ड अभी अभी आपसे पूछा गया था, ये प्रियंका चोपड़ा जोनास की पुस्तक है। जोनास उनके हस्बैंड का जो है टाइटल है, इसीलिए इन्हें भी जोनास लगाना पड़ता है ना। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी खिलाड़ियों के ऊपर प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर, बिलीव, सुरेश रैना, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली, है ना। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव, सनी डेज, सुनील गावस्कर, नो स्पिन, सेनवार, तो 281 एंड बियॉन्ड, बीवीएस लक्ष्मण, है ना। तो ये सभी के सभी, है ना, मैंने पहले ही आपको जो है बता रखा है और पीडीएफ दे रखा है। और सभी राइटर सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, अनीता देसाई, किरण देसाई, है ना, बीएस नायपाल, ये जो भी जाने माने राइटर हैं सभी के जो है क्रमबद्ध जो है उस पीडीएफ में है, तो देख लीजिएगा, या फिर वीडियो भी है, देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बजट 2023-24 जो करंट चल रही है कुल कितना व्यय अनुमानित है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बजट की जो है आकार कितनी है। ये क्वेश्चन कई दफा मैं आते एग्जाम में देखा हूं, क्योंकि ये अपने को लगता है ये बजट का एबीसी यानी शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जरा एक लुक मार के जाइए। इसका है आपका 450397, मोबाइल नंबर जैसे याद कर लेना है, 450397 करोड़। भैया मोबाइल नंबर तो 25
25 याद हो जाते हैं, तो ये 4-5 अक्षर तो याद हो ही सकता है भाई, है ना। इसके अलावा बजट 2023-2024 ये अमृत काल का प्रथम बजट होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी भी आपसे पूछा गया था ना भाई कि अमृत काल का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाए, है ना। तो इसी प्रकार से जो है आपको ये भी याद रखना है कि ये अमृत काल का प्रथम बजट है 23-24। इसमें जो है 7 मुख्य सेक्टर पे ध्यान जो है जोर जो है दिया जाएगा, जिसे सप्तर्षि कहा गया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए, है ना, जो जीडीपी में वृद्धि का जो बात करी गई है कि कितनी हो सकती है जीडीपी ग्रोथ में जो है इंक्रीजिंग, तो ये आपका 6 से लेकर 6.8% तक अनुमानित है। कोई भी जो अग्रिम काम होता है वित्तीय वाला बात में, मतलब केंद्र स्तर पे, ये अनुमानित ही होता है जी। और स्वाभाविक सी बात है कि पहले कोई जज कैसे कर लेगा, जादूगर थोड़ी है, तो अनुमान ही लगाया जाता है, इसीलिए अनुमानित ही लिखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 6 से 6.8% जीडीपी में ग्रोथ की अनुमान लगाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा पारिस्थितिक इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो इकोसिस्टम होती है पारिस्थितिकी होती है, जिसमें हमने पृथ्वी पे जो जीव जंतु है या फिर रहने वाली जो भी चीज है उनकी अध्ययन करते हैं, यानी बेसिक जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं उनके हम अध्ययन करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो ये जो है एजी टॉन्सले जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करा था, ठीक है। अब टॉन्सले जो है एक किताब भी लिखे हैं, इसका नाम ही इकोलॉजी है। जैसे आपने न्यूटन जो गति के नियम दिए थे ना, गति के प्रिंसिपल दिए थे ना, तो ये प्रिंसिपिया नामक बुक भी लिखे हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, वैज्ञानिक हैं जो किताब लिखे हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जीव द्रव को जो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं अंग्रेजी में इसे, तो इस शब्द का नामकरण जो है ये कौन किए थे, तो ये भी आपका एजी टॉन्सले ही किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे यही क्वेश्चन का आधार ही है, तो ये लिखने की मतलब ही नहीं बनती है ना। मैंने पहले यही तो क्वेश्चन है कि भाई पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एजी टॉन्सले, यानी आपका जीव द्रव। एक सेकेंड नहीं, ठीक है भैया, ये ठीक है। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण जो है पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे, है ना, पुरकिंजे। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक, मतलब लिख नहीं पाया, नहीं लिखा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का बेस अलग है। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। टॉन्सले इकोलॉजी नामक पुस्तक लिखे हैं। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण पुरकिंजे ने किया है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार हैक्सले ने माना है ना। इसके अलावा कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया है। ये क्वेश्चन अभी आया था, है ना, कि 1665 में कोशिका का खोज किसने किया। तो खोज तो ये जरूर किए हैं, लेकिन ये डेड कोशिका की, डेड सेल की, मृत कोशिका की। जीवित कोशिका का खोज किसने किया है, ल्यूवेनहॉक ने किया है, ये बता रखें। इसके अलावा विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया भैया, फंक। लेकिन विटामिन में जब ए बी सी डी इस प्रकार से आप जाएंगे तो अलग अलग आदमी ने इनका खोज किया है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन की बात हो गई तो थोड़ा सा विटामिन से समझ लेते हैं। विटामिन आपको शरीर में ऊर्जा नहीं देता है जी, सबसे पहले तो ये जानिए, ऊर्जा नहीं देता है। तो भाई क्यों जरूरी है, तो ये आपका आंतरिक का जो भी आंतरिक आपका जो शरीर की फंक्शन होती है, उपापचयन प्रक्रम वगैरह के लिए जो है ये आवश्यक होती है विटामिन, है ना, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इसके अलावा विटामिन से पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, वाटर सोलुबल है, और कौन सा जो है फैट में सोलुबल है। तो ये आपसे पूछा जाता है। तो बी और सी जो है ये जल में है, बाद बाकी जो भी फैट में है, ए डी ई के, ये सभी के सभी फैट में है। बाद बाकी विटामिन से कौन सी कमी से कौन सी बीमारी होती है बता रखा हूं। ए के कमी से आंख की सभी बीमारी, B1 के कमी से बेरी, है ना। इसके अलावा B12 के कमी से एनीमिया वगैरह हो सकते हैं। B9 के कमी से भी हो सकते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है B9। मैंने बता रखा है कि बी वाले कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा सी के कमी से स्कर्वी वगैरह, डी के कमी से ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स नामक जो हड्डी की बीमारी है, ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, के कमी से ब्लड का क्लोट नहीं होना। तो ये सब विटामिन के कमी से होने वाली रोग है जो आपको मोटे मोटे तौर पे जरूर ध्यान रखना है ना। इसके अलावा डीएनए का खोज कौन किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था, है ना। लेकिन डीएनए का संश्लेषण कौन किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। इसी कारण इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीते, और एकमात्र भारतीय भी हुए। अब तक चिकित्सा में खाली हरगोविंद खुराना साहब को ही मिला है, ठीक है। इन्होंने जो है डीएनए का संश्लेषण किया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा,
चरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए चरी लोक नृत्य ये आपको छोटा जो पुस्तक हम लोग यूज करते हैं जनरली जनरल कंपटीशन के अंदर जैसे लूसेंट वगैरह, तो इस सब में नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल एग्जामिनर को पता नहीं क्या हो गया, जो नहीं है वही पूछता है। तो मैंने भी ऐसे ही सब दिन पढ़ाने को आपको कोशिश किया है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि जो चीज किताब में सीधे सीधे आपको मिल जाए ये चीज तो आप खुद ही पढ़ लेते होंगे। ठीक है, तो चरी लोक नृत्य जो है ये राजस्थान के लोक नृत्य है। चरी लोक नृत्य है ना, चरी लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान में गुज्जर समुदाय के महिलाओं के द्वारा माथे पे कलश, कलश समझते हैं ना, जो पानी भरने वाली मटकी टाइप से स्टील या फिर पीतल की होती है उसे कलश कहते हैं। तो ये जो है गुज्जर समुदाय के महिलाओं के द्वारा जो है की जाती है चरी नृत्य। उसी प्रकार से राजस्थान, इसका मतलब इस लाइन से आपने क्या सीखा कि ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा की जाती है ना, इसमें छुपा हुआ है ये चीज, इसमें इस लाइन में छुपा हुआ है कि ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा की जाती है। आजकल एग्जामिनर का भरोसा नहीं भाई, कहीं से भी बाल का खाल निकाल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा घूमर नृत्य, घूमर नृत्य भी राजस्थान में है। ये मीना समुदाय के महिलाओं के द्वारा की जाती है और इस नृत्य की क्या खासियत है, ये गोल चक्कर में की जाती है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ अन्य नृत्य या फिर त्योहार इनको देख लेते हैं। तेरह ताहली ये भी राजस्थान के हैं। कच्ची घोड़ी ये भी राजस्थान के हैं। ठीक है, इसके अलावा चंग नृत्य ये भी राजस्थान के हैं। ये सभी के सभी राजस्थान के नृत्यों में से हैं, है ना, राजस्थान के नृत्य में से हैं। इसके अलावा चंग नृत्य में जो है दादा खाली पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, राजस्थान का चंग नृत्य जो है इसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं और ये नृत्य होली के अवसर पे होती है। किस अवसर पे होती है? होली और महाशिवरात्रि भी लिख लीजिएगा। होली और महाशिवरात्रि के अवसर पे जो है ये नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, चंग नृत्य। कहां पे? राजस्थान के अंदर। उसी प्रकार से पंजाब के अंदर पुरुषों वाला कौन सा नृत्य है आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और महिला वाला मैं आपको बता देता हूं। पंजाब के अंदर जो महिला करती है ये है गिद्धा। ठीक है, पंजाब के अंदर पुरुष कौन सा नृत्य करता है, ओनली पुरुष, आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। कलबेलिया, कलबेलिया जो है ये नृत्य है, गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है, ये भी जो है आपका राजस्थान से संबंधित है। गणगौर त्योहार होती है राजस्थान में, इसी त्योहार के मौके पे घूमर नृत्य होती है महिलाओं के द्वारा। पनिहारी राजस्थान। कठपुतली भी एक डांस का फॉर्म है, ये भी राजस्थान में की जाती है। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे राजस्थान में जो है आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक को लेकर। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? देखिए मीराबाई चानू, मीराबाई चानू बहुत हो गया कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन। हो सकता है कि भाई अब ये इनका ये पूछने का मन हो कि सबसे पहला पदक कौन प्राप्त किया था, है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला पदक जो है संकेत सरगर को मिला था। ये किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर। और ये आपका जो है 55 kg वर्ग में जीते थे जी, है ना। वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर मतलब वजन उठाने वाला, भारोत्तोलक, है। कौन सा पदक जीता था, कौन सा मेडल जीता था? तो सिल्वर से जो है हमारा खाता खुला था कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक, इसी कॉमनवेल्थ गेम की भी सभी बात करेंगे हम। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो पहला गोल्ड मिला था भारत को, ये मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के अंदर दिलाई थी। तो दोनों जो पहला रजत है ये भी वेट लिफ्टिंग, पहला गोल्ड ये भी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और पहला जो ओवरऑल पदक है कौन जीता था? सरगर, संकेत सरगर, ये भी वेट लिफ्टर है। इस प्रतियोगिता में भारतीय जो महिला लॉन बॉल्स, लॉन बॉल्स होता है ना, इधर से उठा के इधर से रखने वाला खेल, है ना, तो इसमें गोल्ड मिला था जी इसको। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में भारतीय टेबल टेनिस पुरुष टीम, है ना, इसको भी गोल्ड मिला था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, जो महिला के लॉन बॉल्स के टीम है वो गोल्ड जीती थी, और पुरुष के जो टेबल टेनिस टीम है ये भी गोल्ड जीते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शरद कमल टेबल टेनिस में 3 गोल्ड जीते यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। इसी कारण शरद कमल को जो है इस बार का मेजर ध्यानचंद भी मिला है, जो एकलौते विजेता हैं। 2022 वाला मेजर ध्यानचंद के 2023 में दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इस प्रतियोगिता में भारत को 61 पदक मिला है। इसकी रेशियो एमटीएस में पूछ लिया गया था। तो 22 को गोल्ड मिला है, और आपका 16 को जो है सिल्वर मिला है, और 23 को जो है ब्रांज मिला है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 61 को पदक होगा, और 61 पदक के जीतने के साथ साथ 4th रैंक हासिल किया था। फर्स्ट रैंक पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया जो है विद्यमान मतलब विराजमान रहे थे इस प्रतियोगिता में। आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो पहला रैंक पे था उन्हीं के घर में होना है, यानी
यानी ऑस्ट्रेलिया में होना है। पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930, ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत भाग ले रहे हैं 1934 द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल से, है ना। इसके अलावा जो बर्मिंघम में 2022 में आपका ये जिस राष्ट्रमंडल खेल से ये प्रश्न है, ये जो करंट वाली ये वाली जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसकी क्रम थी 22वीं। तो जो 2026 में होगी ऑस्ट्रेलिया में, ऑब्वियसली जो है 23वीं होगी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्रम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा स्थिति नहीं है भैया, ये स्फीति है, स्फीति फ्लेक्शन, स्फीति इस प्रकार से लिखिए, स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में बाजार में मुद्रा की यानी करेंसी की उपलब्धता अवेलेबिलिटी में क्या परिवर्तन देखी जाती है, क्या चेंजेस होती है ना, करेंसी की अवेलेबिलिटी में जब आपका मुद्रा स्फीति या फिर प्राइस जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ऐसे समय में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है ना, जो करेंसी की जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो बाजार में बढ़ जाती है, हर आदमी के जेब गर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो इससे कई कारण हो सकते हैं, इसे देसी अंदाज में समझेंगे, है ना। मान लीजिए कि आपके गांव में कोई एक फैक्ट्री है जो आपका मतलब मान लीजिए कि साबुन बनाती है, और आपके गांव में जो है साबुन की जितनी मतलब खपत है उतनी तो हो ही रही है, लेकिन ये खपत बढ़ती जा रही है और उत्पादन जो है वो उतना ही कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले जो 5 घंटे में सेल होती थी अब 2 घंटे में सेल हो जाती है, क्योंकि आदमी की नीड तो बढ़ गई लेकिन उत्पादन अभी उसका उतना ही है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ये तो मनमानी करेंगे ना, तो इसमें क्या होती है, महंगाई बढ़ने लगती है। अब ये 4 रुपए की जगह 5 रुपए में बेचेगा भाई, है ना। तो ऐसी स्थिति में ही क्या होती है, तो दोनों चीज होना चाहिए, जेब में पैसा ज्यादा हो गया तभी लोग खरीद रहे हैं महंगाई दाम पे भी, है ना। तो इनके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको नीचे एक आज लिख के समझाया हूं। ये छोटी सी जो जानकारी थी कि भाई इसमें आप सीधे से समझिए कि उत्पादन अस्थिर है और जो है आवश्यकता बढ़ रही है। तो ऐसे स्थिति में भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब आदमी के पास पैसा ज्यादा हो जाता है और सामान कम है तब भी मुद्रास्फीति जो है उत्पन्न होती है। समझ गए मुद्रास्फीति क्या होती है, छोटी सी बातों में, है ना। तो ये भैया मुद्रास्फीति में क्या होती है, लोगों के पास पैसे बढ़ जाती है, नोट बढ़ जाती है, कैश बढ़ जाती है, ठीक है, बैंक में नहीं जेब में, है ना। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई एक मतलब तरीका अपनाती है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मुद्रास्फीति को कम करने में आरबीआई भी अहम रोल जो है अदा करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो क्षणिक रूप से यानी 2, 4, 5, 10 दिनों के लिए नोट छापना बंद कर देती है, जिससे क्या होती है, बैंकों तक नोट कम पहुंचती है, बैंकों तक नोट कम पहुंचती है तो आदमियों तक नोट कम पहुंचती है, आदमियों तक नोट कम पहुंचती है तो बाजार से सामान खरीदना कम होता है, और जब सामान खरीदना धीरे धीरे कम हो जाती है तो मूल्य जो है, जो बढ़ गई थी, आसमान छू रहा था, वो धीरे धीरे घटने लगती है। ये सभी प्रोसेस जो है इनडायरेक्टली होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है लेकिन होती है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, समझ गए पूरा चैन की आरबीआई नोट छापना बंद किया और सामान सीधे जो है सस्ताने लगा। समझ गए कैसे कैसे होता है, बैंक में आया, लोगों के पास गया, मतलब कम गया, फिर जो है दाम घटने लगा। तो ये सभी बातें जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यही चीज मैं आपको जो है देहाती भाषा में समझाया हूँ, बात खत्म होती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाते हैं, तो आरबीआई ही भारत में मौद्रिक नीति बनाते हैं। आरबीआई के बारे में जो भी है विशेष बातें मैंने आपको कल भी बताया था। चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा एक कारण आप यहां देख सकते हैं जो लिखा गया है, मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं, आय में वृद्धि, उत्पादन सीमित। अब यहां मैं इनकम से डायरेक्ट रिलेट किया हूं, पहले मैं इससे पहले बताया था कि सीधे भाई पैसा ज्यादा है आदमी के पास, उत्पादन सीमित है, या फिर मांग ज्यादा हो गया और उत्पादन उतना ही का उतना ही हो रहा है। तो ये सभी के सभी कारण बनेंगे मुद्रास्फीति के। अब आय में वृद्धि है, 10,000 से 25,000 सैलरी हो गई और जो है सामान उतना ही, जितना ही आपके एरिया में बिक रहे हैं उतना ही बिक रहे हैं अभी भी, तो आपको वो तो मनमानी करेगा ही, क्योंकि आदमी के पास पैसा ज्यादा तो खरीदवे करेगा, है ना। तो 4 रुपए के सामान 10 में बेचेगा, ये तो महंगाई को जन्म देता है ना। तो जान गए आप कि पैसा की जो है फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है महंगाई बढ़ाने में, और आरबीआई किस प्रकार मदद करते हैं जो है मुद्रास्फीति को घटाने में। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले नूरजहां की अगुवाई में अल्प समय के लिए मुगल गद्दी को कौन संभाला था, ये एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है जी, हूबहू। मुझे बहुत प्यारा लगा इसीलिए मैंने इसे जो है उन्हें शामिल कर लिया हूं। देखिए, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले मुगल गद्दी को थोड़े समय के लिए, ये 2 महीने
महीने तक संभाले थे, ठीक है, 2 महीने तक। इसीलिए आप ईस्वी में कोई फर्क नहीं देखेंगे। जैसे 1605 से 1627 आपने देखा कि भाई ये जो है सलीम का है, सलीम के बाद आपका कौन आएगा, शाहजहां, ठीक है, सलीम के बाद कौन आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो ये 1627 से ही आप इसका अगला कार्यक्रम देखते हैं ना भाई। तो इस बीच में 2 महीने का गैप तो हो ही सकता है, आपको कहां पता चल रहा है 1627 में महीने का गैप है कि नहीं है ना। तो इसी बीच में जो है आपका शहरयार नामक शासक जो है 2 महीने के लिए मुगल गद्दी संभाले थे। हालांकि ये कठपुतली ही थे, मूल जो डोर था शासन का ये नूरजहां के हाथ में ही थी, ठीक है। नूरजहां मेहरुनिस्सा, इनके अलावा शहरयार कौन थे, तो नूरजहां के दामाद थे, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अपने दामाद को 2 महीने के लिए जो है दे दिया था पूरा, है ना। इसके अलावा इसके बाद में जो है आपका शाहजहां जो है वास्तविक रूप से गद्दी को संभाला, ठीक है। इसके अलावा मुगल वंश में किस काल को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आने वाले जो पिछले एमटीएस का जो एग्जाम फेज 1 का कंडक्ट कराए गए, इसमें मुगल वंश से एक क्वेश्चन रहती थी और एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से भी रहती थी। और तराइन का युद्ध तो कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। तो तराइन का युद्ध वगैरह, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, या चंदेरी का युद्ध, पलासी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सभी मैं आपको बता ही रखा हूं, इसलिए रिपीट नहीं करता हूं, रिपीटिशन से बच रहा हूं। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने किया था, है ना। फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर सलीम, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, इस प्रकार से जो है इनके जो है वंश चलता रहा। और अंतिम वंश जो शासक जो हुए बहादुर शाह जफर हुए, जिसे 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुए थे, इसी के साथ जो है मुगल वंश की समाप्ति भी इंडिया में मानी जाती है। और बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक है जो 1857 में भाग लिए थे जी, भाग लिए थे, है ना। यानी इसे आप अच्छे कृत्यों में शामिल कह सकते हैं कि भाई देश आजाद कराने के लिए राजा स्वयं मैदान में उतर गए, ठीक है। और ये जो है बहादुर शाह जफर, है ना, अब आप समझ रहे हैं ना कि राजा स्वयं नहीं उतरते हैं, उनका जो है मतलब मंत्री, सेना ये उतरते हैं, लेकिन नाम राजा का ही होता है, ठीक है ना। तो आप ये मत कहिएगा कि यही चलेगा था लड़ने, है ना। इनके अलावा बहादुर शाह जफर को जो है कैद करके रंगून ले गए अंग्रेज, है ना, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। तो मुगल वंश की शासकों का क्रम देखे और आपने देखा कि कब स्थापना हुआ और अंतिम कौन थे और अंतिम वाले के साथ क्या हुआ था और कब हुआ था। इसके अलावा मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण काल, ये मुगलों में बात हो रही है, तो स्वर्ण काल को कहा जाता है, मतलब माफ कीजिएगा, अकबर के काल को कहा जाता है साहित्य का स्वर्ण काल मुगल काल के अंदर। स्थापत्य का स्वर्ण काल मुगलों के अंदर शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है। इसके अलावा इनके कुछ पुस्तक हैं उस समय के जो आपसे पूछा जाता है, जैसे अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं हैं, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन है। इसके अलावा शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, ये मुगल वंश से हटके हैं। जंगलनामा आधुनिक पुस्तक है, अमिताभ घोष हैं। तो ये सभी के सभी नामा वाला पुस्तक भी याद रखेंगे, पूछ देता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी के महान नृत्यांगना गद्दाम पद्मजा रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। गद्दाम पद्मजा रेड्डी ये कुचिपुड़ी के नर्तकी हैं, इनको 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें लेटेस्ट में पद्म श्री मिला है, तो आप समझ सकते हैं इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण नहीं मिला होगा, क्योंकि जब 2022 में पद्म श्री, तो अभी लास्ट पद्म पुरस्कार 2022 है ना, तो इनके बाद तो हुआ ही नहीं, तो इनको कहां से मिलेगा। और मैंने बताया है कि पहले आप 5,000 की जॉब करोगे, फिर आप अच्छा काम करोगे तो 6,000 मिलेगा, फिर 60,000 भी मिल सकता है। तो प्रमोशन कम से ज्यादा की तरफ होती है। तो पहले पद्म श्री, तब आपका पद्म भूषण मिलता है, तब पद्म विभूषण मिलता है, तब भारत रत्न मिलता है। तो इस प्रकार से किसी भी जो प्राइज होल्डर है उनको ये जर्नी तय करनी होती है। तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी को खाली पद्म श्री मिला है। इनके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी तथा रेड्डी फैमिली, इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित और कहाँ के हैं, तो आंध्र प्रदेश के हैं। इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, ये सब भरतनाट्यम के हैं। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम के साथ साथ आपका जो है ओडिसी भी कर लेती हैं। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, ये जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम में किस देवता की पूजा होती है ये भी कमेंट कर दे तो ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि सब दिन बताते आए हैं मोहिनी अट्टम। सतरिया को ध्यान रखिएगा, शंकर देव साहब चालू किए थे, है ना, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। देखिए फरवरी में बहुत सारे राज्यों के जो राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं या प्रशासक हैं, इनमें जो है काफी सारे चेंजेस किए गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब आप जून में एग्जाम देने जा रहे हो जी, तो जरूर आएगा, है ना। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में इनको भी चेंज किया गया। तो लद्दाख का राधा कृष्ण माथुर साहब के जगह पे जो है बीडी मिश्रा, है ना, जो पहले जो है पूर्व में राज्यपाल हुआ करते थे, तो बीडी मिश्रा साहब को जो है लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
राज्यसभा का गठन किस संविधान अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए, राज्यसभा ये संसद के अपर सदन है ना, तो इनकी जो गठन है ये आर्टिकल 80 में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की जो है सभी चीजों का कहा गया है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आपको याद होगा 79, 80 और 81 ये राज्यसभा, माफ कीजिएगा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इससे मैं सरल से जो है आपको जो है मैंने कोड किया था, 100 से संसद, र से राज्यसभा और आपका ल से लोकसभा, सरल, इजी, 79, 80, 81। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये तीनों आर्टिकल संबंधित है, 79 संसद से, 80 राज्यसभा से और 81 जो है लोकसभा से, सरल, इजी, है ना। इसके अलावा संसद के उच्च सदन के होने के साथ साथ राज्यसभा का विघटन कभी भी संभव नहीं होती है। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं, जो आपका 238 जो है मतलब चुनाव प्रोसेस से आते हैं और आपका जो 12 है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जो ये मनोनयन वाला सिस्टम है, ये पद्धति, ये जो आपका प्रक्रिया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यहाँ सदस्य वाला जरूर देखें, राज्यसभा का कार्यकाल खाली है तो अस्थायी है ना, कभी विघटन नहीं होता है, मतलब क्या, कभी समाप्त नहीं होगा, है ना, तो ये अमरणशील हो जाएगा, है ना, तो अमर हो जाएगा, तो ये विघटन नहीं होता है, जिसका मतलब ये कभी भंग नहीं होता होगा। राज्यसभा के अंदर जो आदमी काम करता है ना, वो तो मतलब 6 वर्ष तक ही करते हैं, इसके बाद रिटायर हो जाते हैं। और इनमें एक सिस्टम है कि हर दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं कि 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं जी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में एंट्री के लिए, है ना, 30 वर्ष और लोकसभा में एंट्री के लिए, है ना, 25 वर्ष रखी गई है, ये ध्यान रहे। इसके अलावा भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के होता है ना। इसके अलावा संसद का जिक्र बता ही दिया था, सरल, 79, 80 और 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इसके अलावा लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं आर्टिकल 85 के थ्रू, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संसद के संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सीटिंग है, इसे कौन बुलाते हैं? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू? 108। लेकिन जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, इसकी जो अध्यक्षता है, जो हेड है, ये कौन है भाई? तो ये स्पीकर होते हैं, जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला होते हैं। इसके अलावा चंबल नदी का उद्गम कहां से होती है? चंबल नदी का उद्गम जो है जानापाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंबल की सहायक नदी जो है, देखिए मऊ जो है उत्तर प्रदेश में भी है शायद, है ना, उत्तर प्रदेश में भी है मऊ, है ना। चंबल की सहायक नदी जो है काली नदी, है ना, सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, छिपरा नदी, दूधी नदी, ये सभी के सभी चंबल के सहायक नदियों में से हैं। इसके अलावा छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपसे पूछ लेता है महाकालेश्वर, है ना, उज्जैन शहर। ठीक है, और अभी अभी जो कुछ दिन पहले मोदी साहब जो है मध्य प्रदेश में उज्जैन कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर का जो है उद्घाटन भी किए थे। ठीक है, चंबल नदी जो है अपने आप में यमुना की सहायक नदी है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल ही होगी, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि गंगा का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी पूछा गया है, तो सोन नदी जो है ये गंगा का सेकेंड सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पटना से पहले गंगा में समाती है। चंबल नदी का जो परियोजना है, स्थापित परियोजना है चंबल नदी के ऊपर, वो जो भी सागर लगा रहेगा ना, लगभग चंबल नदी के ऊपर ही होता है। लेकिन एक महाराजा रंजीत सिंह परियोजना जो है ये चंबल नदी पे नहीं है, एक्सेप्ट सभी जो है आपका सागर लगा रहेगा वो लगभग चंबल नदी के ऊपर ही परियोजना है, जैसे जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंदिरा बांध जो है ये कहां से निकलती है? हरिके बैराज से, तो ये बात जरूर ध्यान रखें, बच्चे जो है कंफ्यूज होकर दिक्कत कर देता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा टिहरी डैम भागीरथी पे, है ना, भाखरा नांगल सतलज पे, ये सब कुछ याद रखना है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस जो है स्तूप में दिए थे? तो भाई धामे के स्तूप जो बनारस के पास सारनाथ में है, इन्हीं पे जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश अपने शिष्यों को सुनाए थे। ठीक है, केसरिया बौद्ध स्तूप, इसे भारत में ही नहीं विश्व स्तर पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, ये आपका बिहार के अंदर है। सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, ये जो है आपका मध्य प्रदेश के ग्राम सांची में है। इसके अलावा तवांग मठ, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश में है। फोडोंग मठ कल बताया था, ये सिक्किम के अंदर है। जोखांग मठ ये आपका लहासा के अंदर है। जोखांग मठ लहासा के अंदर, जो पटना में रहकर बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ठंडी के महीने में लहासा मार्केट नाम से एक मार्केट क्रिएट मतलब बनाया जाता है, वहां पे ठंडा का कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है, मैंने भी खरीदा है लहासा मार्केट से। ठीक है, इसके
इसके अलावा भगवान बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, है ना, पाली भाषा में दिए थे। और महावीर किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिए थे, है ना। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था जी? धर्म चक्र प्रवर्तन और गृह त्याग को महानिष्कर्मण, और जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे महापरिनिर्वाण। 4 बौद्ध संगति मेन रूप से हुए थे। कल मैंने 5वां बौद्ध संगति जो आपका कन्नौज में, है ना, बुलाए थे हर्षवर्धन, और इसकी अध्यक्षता संभाले थे कौन? हर्ष के काल में जो आया था यात्री हेनसांग, है ना। तो इसे 5वां बौद्ध संगति का दर्जा दिया गया जी इंडिया के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे 5वां बौद्ध संगति बर्मा में भी आयोजन कराया गया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम क्या है ना। तो मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हो गए। किसके सहयोग से? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को सहायता से। किसको हराए थे? धनानंद को। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के प्रथम शासक कौन है भाई? महापदम नंद। महापदम नंद नंद वंश के प्रथम शासक थे। अंतिम शासक धनानंद। धनानंद जो है एक घमंडी टाइप का शासक था, और मूर्ख भी कह सकते हैं इन्हें, है ना। तो इन्हीं के साथ जो है आपका चाणक्य का जो है एक मतलब क्या बोलते हैं हम, हाथापाई तो नहीं बोलेंगे, इसके मनमुटाव टाइप से। तो इन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं विनाश कर दूंगा। इस प्रकार सीरियल भी बनाया, आप देखे होंगे, है ना। तो इन्हीं के सहयोग से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना किया था। इनके बाद मौर्य वंश में बिंदुसार आए जो अशोक साहब के पिताजी थे। इसके बाद अशोक आए, फिर आगे शासकों का क्रम चलता रहा। तो ये आपका सही क्रम है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। देखिए बिंदुसार से मिलता जुलता जो है एक बिंबिसार है, जो आपका हर्यक वंश के संस्थापक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बिंबिसार। तो ये हर्यक वंश के संस्थापक है, और ये अजात शत्रु के पिताजी हैं बिंबिसार, है ना। और हर्यक वंश को जो है पृथहंतरा वंश कहा गया है। क्यों कहा गया आप जानते हैं? अपने अपने पिताजी को मार के जो है गद्दी प्राप्त करते थे, इसीलिए। इसके अलावा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने बता ही दिया, धनानंद को हरा के। इसके अलावा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य से जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त सेकेंड है विक्रमादित्य। आधे बच्चे को यही कंफ्यूजन रहता है कि ये मौर्य वंश के हैं कि गुप्त वंश के हैं। तो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये आपका गुप्त वंश के हैं, है ना। और ये शक्तिशाली राजा थे, और इन्हीं के काल में जो है आपका फहियान भारत आए थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो है ना 27 दिन 8 घंटे का समय लेती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो है नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है, और एकमात्र सैटेलाइट है पृथ्वी का। तो ये जो चक्कर लगाती है 37 दिन 8 घंटे में जो है पूरा करती है। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये बात यहाँ पे लिखी भी है। शांति सागर, है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटीज, है ना, ये आपका चंद्रमा पे स्थित है। तो इसे भी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा, है ना, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय मरकरी को लगता है, बुध को लगता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये क्यों कम लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई जो जितना नजदीक रहेगा सूर्य के, वो उतना कम समय लगेगा उसके चक्कर लगाने में, है ना, उतना कम समय। मान लीजिए ये स्कूल है और ये आपका घर है जी, ये आपका घर है। तो यहाँ से अगर आप जा रहे हो और एक आदमी का घर यहाँ है, तो यहाँ से जा रहा है, तो इनको ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको कम लगेगा, है ना। तो ऐसे ही जो सूरज के नजदीक के पास है, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ये सन तो मैं बना ही लेता हूँ, अच्छा बनाता हूँ सन। ये देखिए ये सन है, तो ये यहाँ पे सबसे नजदीक में जो है बुध है। और मैंने बताया था ग्रहों के याद रखने का क्रम कि बुध सबसे छोटा है सभी ग्रहों में, यानी 8 में। तो छोटा लड़का जो है अपने पिताजी को बहुत प्यारा होता है, तो अपने पिताजी के पास बैठा है बुध। इसके बगल में शुक्र। इनके बारे में क्या बताया था? क्योंकि शुक्र जो है पृथ्वी की बहन है, तो 2 बहन आसपास ही रहेंगे, जहां भी रहेंगे और दुनिया भर की बातें करेंगे, है ना। तो ये पृथ्वी शुक्र के बगल में पृथ्वी है। अब इसके बाद आपको दिन का क्रम पढ़ देना है जी, दिन का क्रम पढ़ देना है। इतना ही याद रखना जितना मैंने अभी तक बताया। बुध सबसे छोटा अपने पिता के पास, इसके बाद दोनों बहन, तो शुक्र पहले लिखना है और पृथ्वी को 3 नंबर पे डालना है। अब आपको दिन का क्रम पढ़ देना। चलिए रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार कोई ग्रह होता है तो नहीं होता है। सोमवार कोई ग्रह होता है, नहीं होता है। मंगलवार, हाँ मंगलवार ग्रह है, तो लिख दीजिए मंगल, लिख दीजिए मंगल। मंगल के बाद क्या आएगा जी? बुध। बुध तो ग्रह होती है, लेकिन आपने बुध को पहले ही बैठा दिया है, तो बुध नहीं आएगा। अब बुध के आगे बृहस्पति, बृहस्पति लिख दीजिए, बृहस्पति लिख दीजिए, बृहस्पति लिख दीजिए। शुक्र अब आना था, लेकिन शुक्र पहले ही बैठा है, तो शनि लिख देना है ना। रवि तो होता ही नहीं है ना। अब अरुण और वरुण लिख देना है। तो इस प्रकार से 8 ग्रहों को आप जो है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बैठा सकते हैं। और इससे भी इजी है जी, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको याद रखना है पृथ्वी 5वीं है। आपको याद रखना है क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी जो है 5वीं ग्रह है ना। तो बड़का 4 को पहले छांटना पड़ेगा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद जो है पृथ्वी 5वां हो जाएगा। इसके बाद आपका मंगल, शुक्र और सबसे छोटा लड़का बुध, है ना। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो इसलिए मैं बताया कि जो सबसे नजदीक में है ना, ये सबसे कम दिन में चक्कर लगाते हैं, यानी 88 दिन में मात्र सूर्य का चक्कर लगा लेता है आपका कौन, बुध। इसके अलावा सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता होगा, वरुण को सबसे ज्यादा टाइम जो है वरुण को लगता होगा, क्योंकि वरुण सबसे दूर है। इसके अलावा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बिना उपग्रह वाला जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है ये बुध और शुक्र है, इनके पास 0 लड्डू सैटेलाइट है। इसके अलावा सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा चक्कर लगाने में। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या सर्किल जैसा जो है आपका रिंग पाया जाता है, आपने इसे फिगर में भी देखा होगा। इसके अलावा आंतरिक ग्रह जो आपके सूर्य के नजदीक के 4 गो ग्रह है, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह, ये सभी के सभी आंसर जो है एक ही होता है, शुक्र। इसके अलावा हम इसरो में थोड़ा सा ध्यान दे दें, इसरो के अंदर, तो इसरो के अंदर क्या होती है, चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, तो 2008 में, और चंद्रयान 2 ये काफी हद तक सफल रहा था, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं रहा था, ब्रेक हो गया था कुछ ही समय पहले, है ना। तो ये आपका 2019 में आया था 22 जुलाई को चंद्रयान 2, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 जो है 2019, और दोनों किसकी पहल है, इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर। स्थापना कहाँ होती है, 1969 में, और इसके जो वर्तमान में चीफ है इसरो के, सोमनाथ साहब हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो भैया वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसके अलावा वर्तमान में वित्त मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमन है। जनधन योजना जो आपका इंडिया की सबसे बड़ी वाइड योजना मानी जाती है इसे, तो ये जो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, जो बैंक की जो है सुविधा मुहैया कराने के पर्पज से खोला गया था, तो ये जो है आपका वित्त मंत्रालय के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैंने बता रखा है कि जनधन योजना में सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में खुले, लेकिन सबसे अधिक परसेंटेज खाता बिहार में खुले, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व, है ना। तो ये मात्रक भैया हेनरी होता है प्रेरकत्व का, तो इसे भी ध्यान रखेंगे हेनरी, क्योंकि मात्रक से पिछले दिनों क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का, तो इसका मात्रक भैया ल्यूमेन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन भी होता है, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। अगर स्पेशली पूछ दे रहा है भैया कि सीजीएस पद्धति में बताइए, है ना। सीजीएस का फुल फॉर्म जानते हैं क्या, है ना, सीजी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस प्रकार से होता है सीजीएस। तो सीजीएस पद्धति में आपका बल का मात्रक डाइन होता है, ठीक है। और आपका जो अभी मतलब जो वर्तमान में पूछता है बल का मात्रक, ये न्यूटन होता है, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल के सिद्धांत पे जो भी काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब जो भी है ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। इसके अलावा ताप का मात्रक केल्विन होता है, एसआई मात्रक। वैसे ताप के कई पैमाने होते हैं, फ़ारेनहाइट भी होते हैं, सेल्सियस भी होते हैं, लेकिन केल्विन होती है यही, है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि कितनी है ना। तो इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। एक सेकेंड पानी। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दशकीय वृद्धि कितनी थी, है ना। तो भारत में दशकीय वृद्धि कितनी थी जनगणना 2011 के अनुसार, 17.64%, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लिटरेसी रेट 74.04%, है ना। फर्टिलिटी रेट 2.2%, है ना। जनसंख्या घनत्व 382, सेक्स रेशियो 943, है ना। तो ये सब कुछ आंकड़े जो है आपको ध्यान रखना है जनगणना के रिगार्ड में, है ना। वैसे आप जानते ही हैं सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का है, सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है, सबसे कम घनत्व कहाँ का है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है, सबसे कम घनत्व कहाँ का है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, सबसे कम किस राज्य की है। सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो ये सब तो आप जानते ही हैं, पहले बता रखा हूँ, इसीलिए जो करने की बात नहीं है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिनका भी एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना।